गरीब माँ की 7 करोड़पति बेटियां। सर्दियों का समय है और गायत्री ने घर के बाहर एक चाय का ठेला लगाया है। चाय पी लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। गायत्री की बड़ी बेटी सोनू, माँ आज तो कोई चाय पीने नहीं आ रहा। माँ हम भी आपके साथ लोगों को बुलाएं। तभी सोनू और मोनू भी सड़क पर खड़े होकर लोगों को गर्मा गर्म चाय पीने के लिए बोलने लगती हैं। गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और सर्दी को छूमंतर कीजिए। ऐसे दोनों बच्चियों की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आकर चाय पीते हैं। तभी वहां सुभाष आता है। सुभाष को देखते ही बच्चियां अंदर भाग जाती हैं। देखा कितने पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सुभाष जबरदस्ती गायत्री से सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। ये कहानी है गरीब माँ गायत्री की, जिसकी 7 बेटियां हैं। गायत्री का पति सुभाष बहुत शराब पीता था और सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में तक नहीं आया। दूसरी तरफ गायत्री चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को किसी के भरोसे वो नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए वो अपने घर के बाहर ही चाय का ठेला लगाना शुरू कर देती है। लेकिन वो पैसे भी सुभाष उससे छीन कर ले जाता था। दोपहर का समय था, चारों तरफ बहुत ठंड पड़ रही थी। तभी सुभाष शराब की बोतल लेकर आता है। जल्दी जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना, मेरे दोस्त आने वाला है, आज हम साथ बैठकर पिएंगे। कुछ तो शर्म करो, घर में तुम्हारी 7 बच्चियां हैं, पर तुम यहाँ अपने शराबी दोस्तों को बुलाकर शराब पियोगे? मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ठीक है? और ये सब ना अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं करने दूंगी। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है? सुभाष ठेले को लात मारकर सारा सामान नीचे गिरा देता है और सारी चाय वो जमीन पर गिरा देता है। लो अबे चाय आई बड़ी, सबको चाय पिलाने वाली मनहूस कहीं की। 7 बेटियां मेरे सर पर खड़ी कर दी, एक बेटे का तो सुख दे नहीं पाई। निकल जा यहाँ से और अपनी इन मनहूस बेटियों को भी ले जा। तुमसे और उम्मीद कर भी क्या सकती हूँ, यही कर सकते हो तुम। आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है तुमने, पूरा दिन शराब पीकर पड़े रहते हो। मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। अब तुम भी मेरी बात अच्छे से सुन लो, जो तुम्हें करना है ना कर लो। मैं और मेरी बच्चियां ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मेहनत से इस घर को चलाते हैं। मुझसे जुबान लड़ाएगी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें सुभाष की बच्चियां भी सुन रही थी। सुभाष गायत्री के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। बच्चियां अपनी माँ को ऐसे मार खाता हुआ देख सहम जाती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी सोनू किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है। नहीं बाबा, मत मारो माँ को। तभी सोनू और सविता भी अपनी माँ के पास आती हैं। ऐसा मत करो बाबा, छोड़ दो माँ को, छोड़ो माँ को। उधर सुभाष गुस्से में अपनी बड़ी 3 बेटियों को भी पीट देता है और सोनू मोनू को जोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से दोनों के सर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी सुभाष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर के बाहर जाने लगा। बाबा, दीदी को चोट आई है और सर से खून भी निकल रहा है। सुभाष कुछ नहीं सुनता और वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। माँ उठो ना, दीदी के सर से खून निकल रहा है। गायत्री कैसे भी करके खुद उठती है। सविता बेटा, तो अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना,
मैं अभी सोनू और मोनू को अस्पताल लेकर जाती हूँ। सोनू, सोनू बेटा उठ, अस्पताल चलते हैं। गायत्री अपनी दोनों बेटियों को ठेली पर डालती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर नंदिनी ने सोनू और मोनू का इलाज किया। कुछ ही देर में दोनों बच्चियां होश में आ जाती हैं। अभी ये दोनों ठीक हैं, ये दवाइयां लिख कर दी है, मैंने बाहर से खरीद लेना। हाँ, इन्हें 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। गायत्री डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैडम, मेरी 7 बेटियां हैं और मेरे पति शराब पीकर बस पड़े रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बेटियों का इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। गायत्री की बात सुन दोनों बच्चियां भी रोने लगती हैं। आप रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर खुद से ही सारी दवाइयां दे देती है और कोई पैसे नहीं लेती। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो या नहीं? कहाँ मैडम जी, मैं तो इनको पेट भर खाना भी नहीं खिला पाती, तो स्कूल कैसे भेजूंगी? आपको बताया ना, मेरा पति कोई काम नहीं करता, मेरी कमाई भी शराब में ही उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो? मैं चाय का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करमजले ने सड़क पर पलट दिया, सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, तुम चाहो तो यहाँ अस्पताल में सफाई करने का काम कर सकती हो। यहाँ किसी काम करने वाली की जरूरत है। क्या? सच में मैडम जी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे अच्छा तो तब होगा जब तुम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजोगी। तुम्हारी बेटियां सिर्फ पढ़ने से ही अपना भविष्य संवार सकती हैं। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है, मैं तुम्हारी 7 बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, मैं वो सब देख लूंगी। डॉक्टर नंदिनी जैसे गायत्री के लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन गायत्री अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए उसे अच्छी तनख्वाह मिली। जल्द ही गायत्री की 7 बेटियां स्कूल जाने लगी, लेकिन ये सब उसके पति सुभाष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक सुबह बच्चियां स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? बच्चियां स्कूल जा रही हैं। अच्छा, स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और जब कल मैंने पैसे मांगे तो एक पैसा नहीं निकला तेरे पास। तुम्हें देने के लिए तो एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, समझे? वो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है कि मेरी बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं, वरना तुम्हारे साथ रहकर तो जैसे मेरे भाग फूटे हैं ना, वैसे ही इनके भी फूट जाते। तुम्हें क्या लगता है स्कूल जाकर कलेक्टर बन जाएंगी? ये घर में बिठा इनको और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है, अब मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू। कुछ नहीं भूली हूं मैं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, तो पुलिस के पास तुम्हें सीधा अंदर करवा दूंगी। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। अच्छा, तू निकल जा मेरे घर से। ठीक है, जा रही हूं। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह गायत्री उसकी बात का उल्टा जवाब देगी और वो उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में अब गायत्री भी उससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर नंदिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। अब गायत्री अपनी बच्चियों के साथ हमेशा के लिए सुभाष का घर छोड़कर चली जाती है। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया है उसे,
हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा। आज खुद मैंने उसका घर छोड़ दिया। अब मेरा और मेरे बच्चों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब तुम कहाँ रहोगी और तुम्हारे बच्चे, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी, और मैंने ना यहाँ अस्पताल के पास एक कमरा किराए पर ले लिया है। अब मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चों की भी चिंता नहीं रहेगी। गायत्री की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराने लगती है। फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ मैडम, आंख में कुछ चला गया है क्या? नहीं नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम, आप तो हर रोज उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं और उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम्हें देख लिया मैंने। तुम्हें पता है, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, ठीक वैसा ही कई साल पहले मेरी माँ ने किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ ना, आपसे ही मुझे हिम्मत मिली है। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो आप ये सब कैसे? तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल सेम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ की वजह से ही हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत शराब पीते थे और मेरी माँ को पीटते थे। फिर एक दिन माँ मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई, जहाँ उन्होंने खूब मेहनत करके मुझे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। मुझसे वादा करो गायत्री, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसी मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। गायत्री ने डॉक्टर नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ मैडम जी, मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी और उन्हें आपकी तरह बनाऊंगी। फिर क्या था, गायत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाया। गायत्री की सातों बेटियां पढ़ने में एक से बढ़कर एक थी और सब पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदों पर पहुंच गई थी। कोई सरकारी अफसर थी, तो कोई कंप्यूटर इंजीनियर, तो कोई प्रोफेसर और डॉक्टर बनी। आज गायत्री की बेटियां करोड़पति बन गई थी और सब बहुत खुश थे। ठंड में गरीब के घर आए अमीर मेहमान। रीमा और गोपाल सुजानपुर गांव में रहते थे, जहां गोपाल गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसी से उनका घर चलता था। सर्दियों का समय था और गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम ही निकलते थे। ज्यादा ठंड होने की वजह से गोपाल को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उनके घर में पैसों की तंगी आ गई थी। सुनो जी, घर में ना अनाज का एक भी दाना नहीं है और मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए हैं। आप कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करो ना, ताकि घर में कुछ राशन आ सके। तुम तो जानती ही हो रीमा, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में पूरे गांव में कोई काम नहीं है। ऐसे में मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बिना काम के कोई उधार पैसे देने को राजी नहीं होता है। तो फिर अब क्या होगा जी? घर में चूल्हा कैसे चलेगा? पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं गांव में जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड है। गोपाल घर से बाहर निकलकर देखता है तो चारों तरफ धुंध पड़ी थी और ठंड से हाथ पैर भी जम रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी कार घर के सामने आकर रुकती है। ये कौन आ गया? तभी गाड़ी से गोपाल की बुआ की लड़की अनु और उसका पति धीरज नीचे उतरते हैं और साथ में अनु के सास ससुर भी थे। नमस्ते गोपाल भैया, कैसे हो आप? अरे अनु, तू यहाँ हमारे घर? क्यों, नहीं आ सकती क्या? अरे बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ऐसे अचानक? नमस्ते भैया, वो हम हिमाचल घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में बर्फ और धुंध इतनी पड़ी थी, जिसकी वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और रोड भी बंद कर दिया है। वो ठंड में माँ जी की तबीयत कुछ खराब है, तो अनु ने बोला कि हम आज के दिन आपके पास रुक जाते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर चलो। आप लोग चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, ये भी आपका ही घर है। सब गोपाल के घर में आते हैं और अंदर रीमा से मिलते हैं। देखो धीरज जी, मैंने कहा था ना, गोपाल भैया और भाभी हमारे यहाँ आने से बहुत खुश होंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बैठो और बातें करो, मैं अभी आती हूँ। रीमा जल्दी से अपनी पड़ोसन गायत्री के पास जाती है। गायत्री भाभी, मुझे थोड़ा दूध और चीनी चाहिए, वो घर में अचानक मेहमान आ गए हैं। गायत्री थोड़ा दूध और चीनी रीमा को देती है। रीमा जल्दी से घर जाकर उन सबके लिए चाय बनाती है। सुनो जी, आप जल्दी से जाकर ना जमींदार से कुछ पैसे और राशन ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल जमींदार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, पैसे तो तू ले जा, लेकिन बाद में पैसे ब्याज समेत लूंगा। जी जमींदार जी, मैं आपको सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगा। गोपाल पैसे ले जाकर राशन खरीद कर घर आता है और रीमा को देता है। उसके बाद रीमा खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। अरे आप भी तो हमारे साथ खाना खाइए ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हमने तो आपके आने से पहले ही खाना खाया था। रीमा गोपाल के लिए खाना डालकर लाती है। ले लीजिए ना, आप भी खाना खा लीजिए। अरे नहीं रीमा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रीमा मेहमानों को पेट भरकर खाना खिलाती है और वो दोनों खुद भूखे रहते हैं ताकि राशन कुछ दिन और चल सके। वाह भाभी, आपने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है, मजा आ गया। भाभी, माँ जी और पापा को ना बहुत ठंड लग रही है, आप उनके लिए हीटर चला दोगी? माफ करना अनु, हमारे घर पर हीटर नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, आग जला देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ये भी ठीक रहेगा, आप आग जला दीजिए। रीमा आग जलाती है और अनु के सास ससुर आग सेकते हैं। वाह, इस ठंड में आग कितनी अच्छी लग रही है, नहीं तो मेरा तो पूरा शरीर अकड़ रहा था। हाँ मौसी जी, गांव में ठंड के समय ये आग ही तो है जो हमें बचा कर रखती है, वरना तो हाथ पैर जमी जाते हैं। सब लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बाहर से बादल गरजने की आवाजें आने लगती हैं और बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगता है बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है। हाँ हाँ, यहाँ बारिश का ऐसा ही है, अब ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे और शाम हो गई। रीमा सबके लिए रात का खाना बनाती है। रात को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रीमा भाभी, आप मम्मी जी और पापा जी के लिए बिस्तर लगा दीजिए, वो आराम कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ। रीमा के पास एक नई रजाई थी जो उसने कुछ पैसे जमा कर कर ली थी। अनु के सास ससुर के लिए वो उसी को दे देती है। मौसी जी, मौसा जी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप इस रजाई में आराम कीजिए। बेटा, हमें सोते समय आधा आधा कप चाय पीने की आदत है, थोड़ी चाय मिल सकती है क्या? हाँ हाँ मौसी जी, मैं अभी बना देती हूँ। रीमा अपने आप से, हे भगवान, दूध और चीनी तो खत्म हो गया। दोपहर में तो गायत्री बहन जी से दूध और चीनी जो लाई थी वो तो मैंने सारा ही इस्तेमाल कर लिया था। रीमा गोपाल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुकान से दूध और चीनी ला कर देता हूँ। लेकिन बाहर तो बारिश लगी है ना जी। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। गोपाल बारिश में भीगता हुआ दुकान से चाय और दूध लाता है और रीमा को देता है। रीमा उससे चाय बनाती है और अनु के सास ससुर को देती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। रीमा और गोपाल अनु और धीरज को अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और खुद दोनों जमीन पर पुराने कंबल में सो जाते हैं। सुबह सुबह रीमा उठती है और अच्छा सा खाना बनाती है। तभी वहां से जमींदार और उसके आदमी जा रहे थे। अरे, ये तो गोपाल का घर है ना? इसके घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी खड़ी है? जमींदार जी, लगता है कोई मोटी पार्टी इसके घर आई है। अच्छा, तभी ये कल मुझसे पैसे लेकर गया था। बाहर तो बुला जरा इसको, मैं अभी तो देखूं क्या खिचड़ी पका रहा है। गोपाल, ओ गोपाल, जमींदार जी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या? जमींदार जी हमारे घर? गोपाल जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है।
जी जमींदार जी, कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों बे, कल तो तू मुझसे पैसे लेकर गया था। चल अब लौटा दे। जमींदार जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो ये गाड़ी किसकी है? उसको बुला, वो दे देगा। उनकी बातें सुनकर रीमा भी बाहर आ जाती है। ऐसा मत करो जमींदार जी, वो हमारे मेहमान हैं, उनके सामने ये तमाशा मत करो। अच्छा, मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो तू कर रहा है। घर में तो तू बड़े बड़े लोगों को बुलाता है और मुझसे पैसे मांगता है। जमींदार जी, आप धीरे बोलिए, अंदर मेहमान आए हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे जो मर्जी सोचे, हमें उससे क्या। चल मेरे पैसे इधर दे। देखिए जमींदार जी, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो इनका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी अनु और उसका पति धीरज भी बाहर आते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। रुको, सामान को हाथ मत लगाना। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 5,000 रुपए हैं पूरे। ये लो पूरे 5,000, और आज के बाद यहाँ दिखना भी नहीं, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या है गोपाल भैया, ये कैसा लालची आदमी था? ऐसे लोगों से आपने पैसे लिए ही क्यों? क्या बताऊं धीरज, ये जमींदार है ही ऐसा। कल मजबूरी में मुझे इससे पैसे लेने पड़े, और देखो आज पैसे लेने भी आ गया। इस समय गांव में मजदूरी का काम नहीं होता, तो मैंने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे। सोचा था कुछ समय में लौटा दूंगा। भैया, ऐसा कुछ था तो आपने हमसे क्यों नहीं बोला? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? दीदी, आप पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे में हम आपसे अपनी परेशानी कैसे कहते? और ये सब बताकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी इस समय नौकरी नहीं है। इतनी ठंड में कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं रीमा भाभी, शहर में हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हम बाकी लोगों को काम देते हैं, तो क्या अपनों को नहीं दे सकते? अब से आप शहर में मेरी फैक्ट्री में काम करिए। महीने के 25,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर रीमा और गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु ने रीमा को गले से लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दिन धीरज और उसका परिवार गोपाल को अपने साथ शहर ले गए और वहां उसे अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया। गोपाल ने मन लगाकर काम किया और धीरज के काम को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की। कुछ समय के बाद धीरज ने गोपाल के गांव में भी एक फैक्ट्री खोली, जिसका मैनेजर गोपाल को बना दिया। अब गोपाल अपने गांव में रीमा के साथ रहता और धीरज की फैक्ट्री को संभालता। गोपाल भी अब अच्छे पैसे कमाने लगा था। कुछ समय के बाद गोपाल ने भी अपना गांव में एक बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए थे और वो खुशी खुशी रहने लगे थे।